So, hello everyone. Today we are going to start with Newton's laws of motion, and today is the lecture number 1 of Newton's laws of motion. So, let's start it. Newton's laws of motion. Okay. So, let me tell you just one thing that this chapter will contain 30 lectures. 30 lectures, right? We will go to INPHO level. INPHO level. Okay. So, अगर कोई मेंस के लिए देख रहा है तो वो अपने आप को सीमित कर सकता है कुछ क्वेश्चंस तक, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी उसके आगे फिर एडवांस प्लस ओलंपियाड्स रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो चलो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्क्राइब व्हाट इज़ अ फोर्स, क्योंकि ये पूरा लॉज ऑफ मोशन से तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे फोर्सेस की बात होगी। तो सबसे पहले गिनते हैं कि व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या है? देखो, फोर्स क्या है? व्हाट इज़ अ फोर्स? ठीक है। अब मैं अगर फोर्स को डिफाइन करने जाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ अ पुश और पुल। देखो, फोर्स दो तरह की होती है, या तो तुम उसको धक्का दे रहे होगे या तुम उसको खींच रहे होगे। इट इज़ अ पुश और पुल बाय विच स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। मैं इसका मतलब समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, है ना। इट इज़ अ पुश और पुल बाय विच स्टेट ऑफ मोशन of an object can be changed. Of an object can be changed. ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, ओके, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है देखना ज़रा। लेट्स से कि यार यहाँ पे ना अपने एक सरफेस है, ठीक है, अपने पास में एक सरफेस है और वहाँ पे ना एक बिल्कुल स्टेशनरी ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कहीं जा नहीं रहा है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल खड़ा हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक कहीं जा ही नहीं रहा है, यहीं पे बैठा हुआ है ब्लॉक सरफेस पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसको पुश दिया, ठीक है। लेट्स से कि हमने सबसे केस नंबर 1 में हमने इसको पुश किया, ठीक है, पुश किया। और यहाँ पे हम अज्यूम करें कि कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, कहीं भी रुकावट नहीं है ब्लॉक पे, पूरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मतलब मैंने हल्का सा अगर उसको टच भी किया तो भी वो आगे बढ़ जाएगा, वो होता है फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। मैंने अगर इस पर F फोर्स लगाया और ये ब्लॉक मास m का है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इक्वेशन F = ma से, है ना। तो देखो, हमने जैसे ही पुश किया इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। स्टेट ऑफ मोशन पहले रेस्ट पे था, अब ये किसी एक्सेलरेटेड मोशन में आ चुका है, ये अब एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और सेम केस अगर मैं पुल कर दूँ इसको, अगर मैं इसको पुल करूँ पीछे की तरफ तो भी सेम केस होगी, है ना। अगर इसका मास m है और इसको मैं F फोर्स से पुल कर रहा हूँ तो इसका केस भी सेम होगा फिर, ठीक है, कि ये अगेन एक्सेलरेट करना लग जाएगा। रेस्ट पहले रेस्ट पे था, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट इसका, हाँ, फाइनल स्टेट इसका एक्सेलरेटेड हो गया। ओके, ये समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हम सबसे पहले ना न्यूटन्स के, तुम्हें पता है 3 लॉ दिए न्यूटन्स ने, है ना। न्यूटन भैया ने अपने 3 लॉ दिए और अपन तीनों पे एक एक बार करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको थोड़ा जानते हैं, ठीक है, देखना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना एक्चुअली में जो हमने ये पढ़ा यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं उसको। और समझ लो इसका मतलब, मैं लॉ ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, बाकी मैं मतलब समझा देता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने ही स्टेट में रहना चाहता है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किए हो। देखो ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लेते हो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स टेक एग्जांपल से अपन अच्छे से समझ पाएगा। जैसे देखो यार, एक ना एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगेन मैं जब तक फ्रिक्शन नहीं कह रहा तब तक हमेशा प्लीज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस मानना, ठीक है, नहीं तो तुम्हें ही दिक्कत आएगी। देखो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अपना ना एक ब्लॉक ऐसे 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 जा रहा है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब तुम्हें पता है यार, यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक कभी रुकेगा नहीं। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये ब्लॉक कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा इन्फानाइट टाइम तक, ठीक है। तो ठीक है, चलने दो इसको। जैसे v वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ पे भी v वेलोसिटी है ना।
और इसका मास m। ठीक, अब देखो अगर मैंने क्या किया, ये अगर मैंने अब क्या किया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, मैंने इस पर अब यहाँ पे फोर्स लगाई कि ये रुक गया, फोर्स बाय विच द ब्लॉक केम टू रेस्ट। ये भैया अपना रुक गया। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, तभी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया मैंने। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने फोर्स लगाई तो ये रुक गया, अगर नहीं लगाता तो ऐसे ही चलता रहता। तो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चलता रहेगा अनटिल अनलेस उसको एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की हो। ठीक है, ये तो देखो केस नंबर 1 हो गया। अब एक और केस बनता है इस पर, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी समझाया, एक और बार और समझ लेते हैं उस केस को। कि देखो जैसे यार एक ब्लॉक अपना स्टेशनरी पड़ा हुआ है और अगेन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास m पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पड़ा रहेगा फॉर इन्फिनिट टाइम अनटिल अनलेस आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू इट। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उसमें तभी वो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। ठीक है, चलो मैंने लगा दिया F फोर्स इस पर। अब क्या हो रहा होगा, अब भी एक्सेलरेट कर रहा होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ F/m। अच्छा क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो सेकंड, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, मैं इसको डिराइव करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ज़रा। अच्छा क्या सबको आई गेस पता होगा, नहीं पता तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ना क्या होता है कि हमारा जो F वेक्टर है ना, फोर्स, हमारा जो फोर्स है उसको हम तुमने जो बचपन में पढ़ा हो कि हम फोर्स को m इंटू ए से, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम डिफाइन कर सकते हैं ना। एक और फोर्स की डेफिनेशन होती है जिसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, लेट्स से देखना मोमेंटम क्या होता है, समझा दूँ एक बार। लेट्स से कि अपना एक पार्टिकल ना, ऐसे पार्टिकल है गोलू गोलू, ये यहाँ से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, है ना, और इसका मास 5 kg है। कोई इसका मोमेंटम पूछे ना, इसका मोमेंटम क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्या होगा 10 आई कैप। और मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मास इंटू वेलोसिटी इज योर मोमेंटम। ठीक है, और मैंने वेलोसिटी वेक्टर इसलिए लगाया कि ज़रूरी नहीं कि आई कैप में हो, ऐसे हो सकता है कि कोई जनरल ऐसे जा रहा हो, हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स ही ना पता हो इसके अच्छे से, है ना, कि एक्स में जा रहा है वाई में जा रहा है, इसलिए मैंने वी वेक्टर लिखा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा मोमेंटम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, है ना, ये नोट्स में ऐड कर लेना अपने। चलो ठीक है, ठीक है, अब आगे देखना। ठीक है, मैंने क्या लिखा, अब तुम्हें पता है, देखो मैं बस मोमेंटम की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और मोमेंटम को हम P से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी। ठीक है, अब देखना, अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि चलो कुछ करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक, अब तुम्हें पता है कि यार अगर देखो ऐसा कुछ चीज़ है, अगर लेट्स से कि 2x को मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो तुम्हें पता है हम क्या करते हैं, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी कर देते हैं, हम 2 को बाहर ले आते हैं डिफ्रेंशिएट के, रैदर देन इसके, है ना, हम 2 को बाहर ले आते हैं क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखो m इंटू वी वेक्टर बाई डी टी, है ना, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम m को बाहर ले लेंगे, हम क्या करेंगे, हम m को बाहर ले लेंगे, जो तुम्हारा मास है हम उसको बाहर ले लेंगे, और ये आ जाएगा डी वी वेक्टर बाय डी टी। तो ये क्या आ गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू, अब तुम्हें पता है डी वी वेक्टर बाय डी टी क्या होता है, हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा है, ए वेक्टर। सो ये डेफिनेशन आ गई तुम्हारी एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई हुई यहाँ से कि ये पॉसिबल तभी है, ये इक्वेशन हम तभी लगा सकते हैं ओनली फॉर कांस्टेंट मासेस, ओनली फॉर कांस्टेंट मासेस। अब तुम्हारा मतलब क्या होगा कि यार कांस्टेंट मासेस का मतलब क्या होता है, हर मास कांस्टेंट ही तो होता है, नहीं होता। जब तुम रॉकेट रिपल्शन पढ़ोगे, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं आगे सेंटर ऑफ मास में, जब हम रॉकेट रिपल्शन एक एग्जांपल होता है वो पढ़ेंगे, तुम्हें दिखेगा कि यार मास ना हर इंस्टेंट पे चेंज होता है, क्योंकि रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो बहुत तेज़ी से कम होता है, इसीलिए मास हर इंस्टेंट पे चेंज होता है उस केस में, है ना। तो उसमें हम एफ इक्वल टू एम ए कभी नहीं लगा सकते, है ना, इसीलिए ओनली फॉर कांस्टेंट मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद रख लेना, काफ़ी काम आएगा। ठीक है, चलो ठीक है,
अब हम थोड़ा न्यूटन से एक बार देख लो। मैं न्यूटन सेकंड लॉ अपना कंप्लीट है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलते हैं, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल है येट काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। देखो देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलो देखना न्यूटन का थर्ड नियम जो उसने दिया था मोशन के ऊपर, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी पॉपुलर है, प्लस ये इसको कहते हैं हम एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। ठीक है, देखना ज़रा इसका मतलब क्या है और इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। लेट्स से देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखना यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है। वी हैव अ वॉल हियर, ठीक है, एंड वी हैव अ बॉल, बॉल एक वॉल है और एक बॉल है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया साउंड किया। और ये भैया अपना v वेलोसिटी से जा रहा है। तुम्हें पता है यार, देखो जब ये इसको टकराएगा, जब ये बॉल इसको टकराएगी तो बॉल जो है अपनी बॉल, वो वॉल पे एफ फोर्स लगा रही होगी, ऐसे कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी। और पर अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन, एक्शन क्या हुआ, बॉल ने वॉल पे एफ फोर्स लगाई, हैज़ एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे, देखो अगर बॉल ने वॉल पे एफ फोर्स लगाई राइट साइड में, तो अपनी वॉल भी बॉल पे राइट साइड एफ फोर्स लगाएगी, ऐसे अपनी जो वॉल है वो बॉल पे राइट साइड एफ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यार, एग्जांपल लेते हैं स्लैपिंग का, जैसे थप्पड़ मारते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, देखना स्लैपिंग, ठीक है। देखो इफ़ अ मैन slaps a boy, if a man slaps a boy, okay, with a force F, then the cheeks, जैसे थप्पड़ तो अपन चीक्स भी मारते, then cheeks of the boy also applied force F on the hands of the man। मैं मतलब समझा रहा हूँ, पहले लिख लो, ऑन द हैंड्स ऑफ मैन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखना जैसे मैंने अगर किसी लड़के को थप्पड़ मारा, ठीक है, इफ़ आई स्लैप्ड अ बॉय, ठीक है, मैंने किसी इंसान को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हें पता हो कि जब तुम बहुत तेज़ से थप्पड़ मारते हो ना, तुम्हारा हाथ उतनी तेज़ी से लाल होता है। तुमने धीरे मारा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, तुमने बहुत खिंचा के मारा ना, तुम्हारा हाथ भी थोड़ा गर्म सा होता है, थोड़ा इचिंग सी होती है ना। वो इसीलिए होती है क्योंकि तुमने जितनी तेज़ से मारा उतनी ही तेज़ उसके गाल ने तुम्हारे पे मारा। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन क्या हुआ, मैंने उसको थप्पड़ मारा, हैज़ एन इक्वल मतलब वो जब उसका जो गाल है वापस मेरे हाथ पे एफ फोर्स तो लगा रहा होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने उसको मारा तो उसका गाल मेरे हाथ पे एक सेम फोर्स लगा रहा होगा, एफ फोर्स, है ना। तो आई गेस न्यूटन का थर्ड लॉ भी समझ आ गया होगा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, इनको कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो देखना ज़रा और कोई अच्छी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो आई गेस तुमने बचपन में ये पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है इसमें, ठीक है। तुमने बचपन में नॉर्मल फोर्स तो पढ़ी होगी, नॉर्मल फोर्स है ना, जो ग्राउंड पे पड़े रहने से आती है। देखना ज़रा, ठीक है, ठीक है। ये अपना मास m है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये ब्लॉक अपना यहीं पे है तो इस पर दो फोर्सेस लग रही होगी, एक फोर्स तो नहीं लग सकती है ना। एक तो नीचे की तरफ mg लग रही होगी और तुम्हें पता है ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही होगी जो इसको बैलेंस कर रही होगी, है ना। तभी ये यहीं पे है, नहीं तो क्या करते हैं, नीचे ही चला जाता है ना, नीचे चला जाता। ऊपर एक n लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, जो कि ज़मीन के कॉन्टैक्ट वजह से लगता है। ये अपन पढ़ेगा क्या कभी, नहीं पढ़ा तो। और इसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट टू mg होगी। ऐसा क्यों है, जस्ट बिकॉज
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे थमा हुआ है और इस पर नीचे mg फोर्स लग रही है, तो ऊपर भी mg फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके यहीं पे रहेगा, है ना, नहीं तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया, देखना। ठीक, अब ना क्या होता है, अब देखो, अब अगर मैं पूछूं तुमसे व्हाट इज़ द रिएक्शन पेयर, देखो जैसे यहाँ पे रिएक्शन पेयर क्या था, बॉल ने वॉल पे एफ फोर्स लगाई, ये एक्शन पेयर एक्शन हो गया। इसका रिएक्शन पेयर कौन सा हुआ, वॉल ने भी बॉल पे एफ फोर्स लगाई अपोजिट इन डायरेक्शन में, है ना, ये वाला देखो, ये वाला केस। सेम गोज फॉर दिस, इफ अ मैन स्लैप्स अ बॉय विद अ फोर्स एफ, ये एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन पेयर क्या हुआ, देन द चीक्स ऑफ द बॉय ऑल्सो अप्लाइड फोर्स एफ ऑन द हैंड्स ऑफ मैन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या होगा, रिएक्शन। ठीक है, अब एम जी का एक्शन क्या हो गया, धरती ने अपनी जो धरती का कोर है उसने ब्लॉक पे एम जी फोर्स लगाई, इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा, रिएक्शन पेयर देखो, सुनने में अच्छे से देखो। ठीक है, बॉल ने वॉल पे एफ फोर्स लगाई, तो वॉल ने भी बॉल पे एफ फोर्स लगाई, धरती ने ब्लॉक पे एम जी फोर्स लगाई, तो ब्लॉक भी धरती पे एम जी फोर्स लगाएगा, ये है करेक्ट। नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि एम जी और नॉर्मल ही दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, जबकि क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ना दोनों सेम टाइप की फोर्सेस होनी चाहिए, कि अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, देखना। ठीक है, मतलब फोर्सेस का सेम नेचर होना चाहिए। ठीक, अगर धरती ब्लॉक पे एम जी फोर्स लगा रही है तो अपना ब्लॉक भी ऊपर की तरफ धरती पे एम जी ही फोर्स लगा रहा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे नहीं बनाता इसको, देखो जो धरती है अपनी, ठीक है, उसके ऊपर भी एम जी फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, ये रिएक्शन पेयर होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, आई होप समझ आएगा एक्शन रिएक्शन पेयर का, ये लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे न्यूटन के 3 लॉ खत्म होते हैं। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ में बहुत डीपली डाइव करेंगे। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर क्या हम आज ही शायद नॉर्मल फोर्स खत्म कर लेते हैं, देन वी विल जस्ट कंटिन्यू। ओके, चलो नॉर्मल फोर्स शुरू करते हैं अपन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फोर्स जो कि अपनी नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ये बहुत बेसिक है और तुम्हें पता है, तुमने बचपन में पढ़ रखा है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स देखना, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, देखना नॉर्मल फोर्स क्या होता है एक्चुअली ना, इसको अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये इंक्लूड्स इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है उसका एक एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ, इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स कह दो, टाइप ऑफ तो गलत हो जाएगा, इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स कह दो, इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं यार, देखो सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल फोर्स का। ठीक है, देखना। ठीक है, लेट्स से कि ग्राउंड पे अपना एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब अभी के लिए मान लो इक्विलिब्रियम कि नेट फोर्स उस पर 0 है, मतलब टोटल फोर्स को ऐड करूँगा मैं उन सारी फोर्सेस को, तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि नीचे की तरफ अगर इसका मास m है, तो नीचे की तरफ इस पर mg फोर्स लग रही हुई है ना, देखो m है। ठीक है, और अगर ऊपर, और देखो अगर ये बिल्कुल रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ इस पे n फोर्स लगनी चाहिए, ऊपर की तरफ इस पे एक फोर्स लगनी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड mg के बिल्कुल डिट्टो बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा अगर बराबर नहीं होगा, लेट्स से कि इफ़ n इज़ नॉट इक्वल्स टू mg, तो ना ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ, तुम्हारा ब्लॉक ना यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे धरती के अंदर घुस जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सरफेस को तोड़ के निकल जाएगा। थोड़ा बहुत खैर वो इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे हम कि क्या ये ऐसा पॉसिबल भी है, नहीं तो अभी खैर छोड़ो इसको। ठीक है, अभी मैंने बस एग्जांपल दिया। ठीक है, तो देखो अगर उसने कंडीशन दे दी ऑलरेडी कि एन एम जी के, मतलब ये ग्राउंड, मतलब जो ब्लॉक है कहीं नहीं जा रहा, ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, ये ऊपर जो जा रही है, जो इसको कैंसिल कर रही है एम जी को, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। एंड नाम से दिख रहा है तुम्हें नॉर्मल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू व्हाट,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देखो परपेंडिकुलर है, तो वी कैन डायरेक्टली से n इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, n इज इक्वल्स टू एम जी, ये डायरेक्टली बोल सकते हैं हम, है ना, n इक्वल्स टू एम जी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। चलो ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल हो गया नॉर्मल फोर्स का, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते चलो, अब यहाँ से ना थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, तो काफ़ी बेसिक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक ग्राउंड ले रहा हूँ, एंड वी हैव टू ब्लॉक्स, वी हैव टू ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। लेट्स से कि इसका मास जो है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। अब मैं ना दोनों का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, दोनों पे मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, सेपरेटली निकाल के देख लेता हूँ, है ना। इसी को कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम इंट्रोड्यूस करा दूँ, फिर अपन इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, देखिए डायग्राम in which we show all the forces which are being applied on the body, राइट। इसी को कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इसका, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही है, क्योंकि देखो इस पर दो फोर्सेस लग रही है, एक नीचे धरती तो खींच ही रही है, प्लस एक सरफेस भी लगा रहा है इस पर ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स, है ना। और तुम्हें एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने बता दिया इसका कौन सा होगा, mg, नीचे जो mg लग रहा है उसका एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा होगा। अगर धरती ब्लॉक को mg से खींच रही है तो ब्लॉक भी धरती को ऊपर की तरफ mg से खींच रहा होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सवाल आता है कि यार भैया नॉर्मल फोर्स का कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा। अब बोलो, इसको बोलोगे नहीं ना तो समझ नहीं आएगा, बोलो उसको। धरती ने मतलब सरफेस ने ब्लॉक पे ऊपर की तरफ n लगाया, तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ n लगाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे n, ये इसका एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, ठीक है। मैं बना देता हूँ, ये इसका, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले इलस्ट्रेशन को देखो और ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले हम m2 का डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऑफ m2 क्लियरली बनाते हैं, आराम से बनाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम है अपने पे। देखो डायग्राम ऑफ m2, ठीक है, देखना ये, ठीक है, m2 का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखो ज़रा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है ज़रा m2 पे तुम्हें पता है यार, ये इन्वायरमेंट पे अपने, है ना, ये धरती पे ही है, मार्स पे नहीं है। वैसे क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि अगर मार्स पे आ जाए ना, फिर तुम्हें mg उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ इस पर क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, m2g। अब तुम खुद से पूछोगे अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो नीचे जा क्यों नहीं रहा, मतलब इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, इसको बोल देते हैं n1 बोल देते हैं ना। तो देखो ये हो गया तुम्हारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 का। तो देखो m2g और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n1, ठीक है। अब देखना ये अगला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, मैंने बताया। देखो जरा m1, अब m1 का बनाओ, ठीक है। अब देखो m1 ना, अभी सरफेस चेंज हो गया, देखो सरफेस चेंज होती है नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाएगा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो कि नॉर्मल फोर्स दोनों सेम लगाएगा सरफेस, है ना। ये सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों अलग है, तुम देख सकते हो दोनों, क्या पता कोई हल्का हो, कोई सॉलिड हो, कोई हल्का सा इलास्टिक हो, कोई नॉन इलास्टिक हो, है ना, ये हमें नहीं पता। तो हम अलग अलग नॉर्मल फोर्स मानते हैं, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं यार कि यहाँ पे ना ये m1 पे ये जो सरफेस है n2 फोर्स लगा रहा होगा, n2 फोर्स लगा रहा होगा, और तुम्हें पता है नीचे m1g फोर्स तो लगी रहेगी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा ना, मैंने दिखा दिया कि जो सरफेस है ये n2 फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ठीक है।
और देखो नीचे की तरफ M1G फोर्स तो लगी रही होगी, M1G फोर्स तो नीचे की तरफ लगी रही होगी, ठीक है। बट इससे काम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एक्शन रिएक्शन पेयर को हमेशा याद रखना, ठीक है। ध्यान से देखना ये 2 ब्लॉक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो N1 है ना, ये N1 किसने लगाया? N1 किसने लगाया? M2 पे M1 ने लगाया, M1 ने M2 पे N1 फोर्स लगाई, ये एक्शन हुआ। इसका रिएक्शन क्या होगा? M2 भी M1 पे नीचे की तरफ N1 फोर्स लगाएगा, ये इसका रिएक्शन पेयर होगा। ये लो, काम खत्म। अब हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। जैसे पहले कंप्लीट नहीं था, अब कंप्लीट हो गया। अब क्या करो, देखो ये इसने दे रखा है कि ये सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम मतलब पूरा ये जो है ना ब्लॉक को, दोनों को कंबाइन करके इसको सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब यू कैन से कि रेस्ट पे है, मतलब यू कैन अभी के लिए मान सकते हो कि रेस्ट पे, ठीक है। आगे जाके अपन इसका अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब होता है नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अच्छा हाँ, ऐसे ही समझ लो, देखो कि यार नेट फोर्स इक्वल टू 0 इसका मतलब होता है, मैं अभी समझा दूँ कि इसका मतलब क्या होता है। नेट फोर्स ऑन सिस्टम, क्योंकि सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम में, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, क्या मैं यहाँ से ये चीज़ बोल सकता हूँ? यहाँ से अगर M2 अपना कहीं नहीं जा रहा और M2 पे 2 ही फोर्सेस लग रही है, M2 पे लग रही है, M2 लगा नहीं रहा, वो नहीं दिखाना मैं, जो M2 पे लग रही है वो दिखाना, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ N1 शुड बी इक्वल टू M2G, बिल्कुल बोल सकता हूँ बेटा, है ना। देखो और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? N2 ऊपर वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, तभी ये 0 होना चाहिए। मतलब ऊपर वाली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे वाली दोनों फोर्स के समीशन के बराबर होना चाहिए। ये क्लिक है सबको? अब देखो यहाँ से N1 की वैल्यू डालो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, M2G की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। N2 की वैल्यू क्या आएगी? M2G प्लस M1G, है ना। तो N2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी G M1 प्लस M2, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, यस, है ना, ठीक है। नॉर्मल तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर को फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड करना है अपने, है ना। हमेशा याद रखना कि यार एक्शन रिएक्शन पेयर को अपने को भूलना नहीं। अब देखो ऐसे ही तुम्हें क्या दे सकता है, ऐसे ही तुम्हें ना 3 ब्लॉक दे सकता है, ऐसे ही ना ये तुम्हें 3 ब्लॉक दे सकता है लगातार, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है। तो उसमें सब में एक्शन रिएक्शन पेयर ध्यान से लगाना है अपने को, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है। चलो अब हम इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। इसी को उठा लाते हैं अपने, है ना। देखो एक लिफ्ट है, लिफ्ट जैसे अपने रिलेटिव मोशन में की, ठीक है। ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेशन A1 से जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ना अंदर ही 2 ब्लॉक्स पड़े हैं, देखना ज़रा, यहाँ पे ना अंदर ही 2 ब्लॉक्स पड़े हैं, अंदर ही, ठीक है। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, हाँ। अब क्या है, अब इस अगर कोई बंदा ग्राउंड से देखेगा ना यार इसको, अब तो इसको सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं दिखेगा, इसको क्या दिखेगा कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। अगर कोई बंदा ग्राउंड में खड़ा है ऐसे, उसको दिखेगा कि यार ये तो लेफ्ट ऊपर जा रही है ना। अब देखना, अब मैं M2 को फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ अगेन, M2 का देखो, M2 को ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? N1। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? M2G। अब मैं N1 इक्वल टू M2G नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन देखना, क्योंकि ये पूरा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि यार M2 अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कौन सी फोर्स ऊपर की तरफ ले जा रही होगी? तुम कहोगे यार N1 ले जा रही होगी, क्योंकि N1 ही ऊपर की तरफ लग रही है M2 पे, है ना। इसको डायरेक्टली लिख सकते हो तुम, N1 माइनस M2G इक्वल्स टू M2 A1, ये इक्वेशन लिख सकते हो इसको, है ना। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है इसीलिए। अब M1 का एफिडेविट बनाओ, M1 का हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। M1 क्या आ रहा था अपना? M1 आ रहा था अपना, ओके। एक काम करो, यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल लो, ईजी रहेगा ना, अगले में पुट कर देना। क्या आएगा? M2G प्लस A1, ये आएगा N1 की वैल्यू, है ना। अब देखो, अगर तुम M1 का एफिडेविट बनाओ, M1 का, अब जल्दी जल्दी बनाना, ठीक है। M1 का तो नीचे की तरफ इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी M1G की, ऊपर की तरफ एक न्यू नॉर्मल फोर्स लग रही होगी N2, और नीचे की तरफ एक्शन रिएक्शन पेयर से N1 लग रहा होगा, जो कि इस ब्लॉक ने M1 ने M2 पे N1 लगाया ऊपर की तरफ, तो M2 भी M1 पे नीचे की तरफ N1 लगाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर से, है ना। तो देखो 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 देखो, N1 प्लस M1G
शुड बी इक्वल्स टू N2, है ना। अब देखो N1 की वैल्यू क्या, N1 की वैल्यू क्या, N1 की वैल्यू क्या, M2, सॉरी ये गलती कर दी देखा, मैंने भी गलती कर दी। एक्चुअली हमें ये तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में थोड़ी, ये तो ऊपर भाग रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है E0 से, ये दोनों डब्बे भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, ये ऊपर की तरफ E0 से जा रहा है, ये भी A1 से, है ना। तो N2 माइनस N1 प्लस M1G शुड बी इक्वल्स टू M1 A1, ये इक्वेशन है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेना और मेरे को आंसर कमेंट्स में बता देना, ठीक। ये इक्वेशन 1 आई, ये इक्वेशन 2 आई, 2 अननोन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, है ना। देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये नोट्स है, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ना क्या यहाँ पे 2 इंक्लाइन प्लेन पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ना देखना ज़रा ध्यान से, 2 इंक्लाइन प्लेन ऐसे पड़े हुए, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। ये अब क्या है, दोनों का एंगल थीटा सेम दे रखा है, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, और बीच में क्या है, बीच में ना एक सर्कल पड़ा हुआ है, बीच में ना एक सर्कल ऐसे पड़ा हुआ है, आइकन से जो भी है, ठीक है। ये एक सर्कल पड़ा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम है, मतलब कहीं हिल नहीं रहा है, ये बिल्कुल रेस्ट पे है, और इसका मास m है, ठीक है। अब तुम्हें ना बताना है, अब तुम क्या बताओगे इसमें, फटाफट बताओ। देखो अगर ये N1 फोर्स लगाएगा सर्कल पे, ये सरफेस, और ये वाला N2 फोर्स लगाएगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2, ठीक है। N1 और N2 की वैल्यू बताएं, तो पॉज करो और ट्राई करो खुद से, ठीक है, ठीक है। चलो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका, ठीक है, तुम पॉज कर लेना, इसमें ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते, मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। देखना, मैं एक बार डायग्राम वापस बना रहा हूँ, 2 मिनट लगते हैं डायग्राम बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, है ना। देखो क्या है, ये ऐसा कुछ है ना, ठीक है, और ये अपना बीच में सरफेस है, ऐसा, है ना, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या है कि यार बीच में एक सर्कल पड़ा हुआ है, ये तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ऐसे कुछ सर्कल पड़ा हुआ है ना, और ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम है, कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। और इसका मास m दे रखा था तुम्हें, इसका मास m तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था। तो नीचे की तरफ इस पर mg लग रहा होगा फोर्स, और ये एंगल तुम्हें थीटा दे रखा है, ये एंगल तुम्हें थीटा दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। अब तुम्हें पता है यार कि n जो फोर्स होती है, जो अपनी नॉर्मल फोर्स होती है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ये पता होगा आई गेस, है ना। और ये वाली फोर्स कैसी होती है, ये यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगी है, और ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ऐसे, है ना। अगर इसको मैं थोड़ा और खींचूँ आगे की तरफ, देखना ज़रा, इसको अगर मैं थोड़ा और आगे की तरफ खींचूँ ऐसे, ठीक है, और इसको भी थोड़ा और मैं आगे की तरफ खींचूँ, थोड़ा ज्योमेट्री है बाकी, ठीक है। तो देखो, और अगर मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींचूँ, देखना ज़रा ऐसे, अच्छा क्या तुम्हें पता है ये एंगल 90 होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, मैंने बताया भी। ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, इसको थोड़ा पीछे खींचोगे, ये ना पीछे जाके ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, अच्छा बन रहा है क्या, ओके, हाँ ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो अगर तुम इसको भी एक्सटेंड करोगे ना, इसको भी ऐसे ऐसे, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री पे है ना, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। तो देखो अब तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, देखो ऐसे, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, ये N1 फोर्स, ये N2 फोर्स, ठीक है। तुम्हें पता है कि ये भैया अपना इक्विलिब्रियम में है, मतलब राइट वाली टोटल फोर्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट वाली टोटल फोर्स, तब ये दोनों कैंसिल कर रहे हो, और ये ना ही राइट में जा रहा है ना ही लेफ्ट में, ठीक है। तो N1 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखो मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, N1 साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू N2 साइन थीटा। तो देख सकते हो N1 यहाँ पे N2 के बराबर आ गया, है ना। अब देखो ऊपर वाली टोटल फोर्स और नीचे वाली टोटल फोर्स mg के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। N1 cos थीटा
प्लस में N2 cos थीटा, ठीक है, शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या रख सकते हो तुम? N2 रख सकते हो, यहाँ पे N2 रख दो वैल्यू, क्या आएगा 2N2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, है ना। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई? mg/2 cos थीटा, या यू कैन से mg/2 sec थीटा, ये वैल्यू आ गई। और N1 की भी यही वैल्यू आएगी इक्वल टू N1, क्योंकि N1 और N2 बराबर थे दोनों। ये आ गया आंसर। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सवाल था, काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखना ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसमें एक्चुअली बताना क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखना ज़रा इसको, ठीक है। हम पे ना ये ऑरिजिन पे एक पैराबोला पड़ा हुआ है, वी हैव अ पैराबोला एट ऑरिजिन, ठीक है। कैसा दिख रहा होगा देखो, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ऐसा दिख रहा होगा, है ना। और तुम्हें देख रहे कि यहाँ पे ना एक स्फेयर है, एक बॉल है, इसके अंदर पड़ी हुई है, पैराबोला के अंदर, ठीक है। पैराबोला के अंदर एक बॉल पड़ी हुई है एट x इक्वल टू 4, ये y और x ग्राफ है, एट x इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमें tan थीटा बताना है, ठीक। तो देखो काफ़ी आसान सवाल है, इससे क्या कर सकते हो, अगर ये पैराबोला एक ऑरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसका ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू kx²। यहाँ पे k की वैल्यू भी तुम्हें 4 दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता है कि यार अगर मेरे को यहाँ पे tan थीटा निकालना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूंगा ऐसे, है ना। और मेरे को इसका टैन, और मेरे को इसका थीटा निकालना है और इसका टैन ले लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसका टैन थीटा क्या होता है, किसी भी कर्व पे टेंजेंट का टैन थीटा क्या होता है, dy/dx, dy/dx इक्वल टू टैन थीटा, और फंक्शन क्या है यहाँ पे y इक्वल टू kx², तो क्या आ गया 2kx, k की वैल्यू 4 लो, k की वैल्यू 4 लो, x की वैल्यू 4 लो, 16, 16 दूनी 32, टैन थीटा की वैल्यू आ गई। काफ़ी बेसिक सवाल था और 32 आ गया आंसर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का सवाल था, बेसिक, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं था, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज नॉर्मल फोर्स खत्म करेंगे, फिर कल से अपन टेंशन फोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखना, वी हैव अ सरफेस हियर, ओके। हम पे ना यहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे ना बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, हम पे बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं हम पे ऐसे, ठीक है। लेट्स से हम पे 2 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, चिपके चिपके, बिल्कुल चिपके चिपके, और फ्रिक्शन का भी नहीं यार, प्लीज़ फ्रिक्शन को मत मानना है कभी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा जब फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। अभी मत अपने आप से हाथ पैर मारने लग जाना, फ्रिक्शन नहीं है जब तक मैं नहीं बता रहा। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3। अब अगर कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है ना, तो ये अगर मैं एक फोर्स लगाऊँ तो सब साथ में चलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ये तुम रट सकते हो। अगर फील आ रही है तो फील तो तुम्हें आ गई हुई है, है ना। कि देखो अगर मैं इस ब्लॉक को M1 कह दूँ, इस ब्लॉक को M2 कह दूँ, और इस ब्लॉक को M3 कह दूँ, है ना, और मैं यहाँ पे एक F0 फोर्स लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि यार अगर कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, इस ग्राउंड पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये तीनों साथ में चलेंगे, साथ में, बिल्कुल साथ साथ, चिपके 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 साथ साथ, ठीक है। फोर्स इतनी सफिशिएंट है कि कोई भी सेपरेट नहीं हो रहा है, ये कंडीशन तुम्हें अपने आप माननी पड़ेगी कि फोर्स सफिशिएंट है कि ये तीनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे केसेस में 2 मेथड होते हैं करने के, एक तो क्या होता है स्टैंडर्ड मेथड, लेट्स सी, ठीक है। अब ये तो मेरे को पता है, ये बाय ऑब्जर्वेशन मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, बाय ऑब्जर्वेशन एवरी ब्लॉक हैज सेम एक्सेलरेशन, और आगे की तरफ ही होगा, लेट्स से A0 है, ठीक है जी। अब मेरे को इसमें क्या बताना है, मेरे को इसमें A0 की वैल्यू बतानी है, A0 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैसे बताऊँगा मैं, देखो कैसे बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान लगा के देखना, ठीक है। देखो एक्चुअली अपन ने ना 2 ब्लॉक लेने चाहिए थे, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट ठीक है, देखना। अच्छा एग्जांपल है, M3 ब्लॉक है। तुम्हें पता है कि यार ये M3 ब्लॉक क्यों आगे जा रहा होगा, कौन सी फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स बाय M2, तो लेट्स से ये N2 लगा रहा होगा, N2,
और वर्टिकल की फोर्सेस में मत ध्यान देना, ठीक है, वहाँ पे काम ही नहीं है अभी। मेरे को पता है नीचे mg लग रही है, ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, उस पर मत जाना, उसका काम नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे n2 लग रहा होगा तभी आगे आके एक्सलरेट कर रहा होगा, तो मैं क्या वो लिख सकता हूँ, n2 इज इक्वल्स टू m3 a0, ये लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब m2 की FBD बनाओ, m2 की FBD बनाओ। अब देखो m2 पे m1 नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, लेट्स से n1 लगा रहा होगा, है ना, n1, ये इसको मैंने n2 माना था, ये n1 लगा रहा होगा, है ना, देखो n1 लगा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, n1 लगा रहा होगा। और कौन कौन सी फोर्स लग रही है ध्यान से देखना, m2 m3 पे n2 फोर्स लगा रहा था, तो m3 भी m2 पे बाय एक्शन रिएक्शन पे n2 ही फोर्स लगा रहा होगा, n2। अब इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी a0 से, इक्वल्स टू m2 a0, है ना। अब देखो यहाँ से n2 की वैल्यू तुम डाल सकते हो, हम एक बार इक्वेशन सारी बना लेते फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन और है, m1 की FBD बनाओ, m1 की, ठीक है। अब इसको मैं बता देता हूँ, देखो तुमने यहाँ पे F फोर्स लगाई, ठीक है, यहाँ पे इस पर क्या लग रहा होगा, n2 एक्शन रिएक्शन पेयर्स, है ना, तो उसको लिख सकता हूँ मैं F माइनस n2 इक्वल टू, ये भी आगे की तरफ एक्सेलरेट a0 से कर रहा होगा, इक्वल टू m1 a0। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो 3 इक्वेशन आई, ठीक है, मेरे को a0 की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। n2 की वैल्यू क्या है, m3 a0, इसमें पुट करो जरा, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 पुट करो, n1 इक्वल्स टू a0 m3 प्लस m2, देखो यही आया होगा, है ना। अब n1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सॉरी एक सेकेंड, कुछ गलती हुई क्या हमसे, एक सेकेंड, n1 आएगा, सॉरी यहाँ पे n1 आएगा, यस आई एम सॉरी, यहाँ पे n1 आएगा, है ना। n1 की वैल्यू आ गई, अब देखो f इक्वल्स टू m1 a0 प्लस में a0 m3 प्लस m2, ये आया, ठीक है। अब a0 कॉमन ले लो, f इक्वल्स टू a0 कॉमन ले लो, क्योंकि a0 ही हमें निकालना है, क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो a0 की वैल्यू हम पे आ गई फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। कैन यू सी ऑब्जर्वेशन से कि एक्चुअल में यार ये तो किया आ गया, अगर सबका एक्सेलरेशन सेम है तो ये आ गया कि अगर इस पूरे मास का, अगर मैं मान लूँ कि तीनों एक ही ब्लॉक है और इनका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 है, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यही आ रहा है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ all the blocks have same acceleration, then you can go for combined mass, combined mass। लेट्स सी combined mass का क्या रोल होता है इसमें, ठीक है। हम सेम क्वेश्चन को एक बार कंबाइंड मास से करके देखते हैं, ठीक है, कंबाइंड मास से करके देखते हैं, चलो देखना कितना आसान बन जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखना ज़रा, ये m1 है, अब ऐसे तुम इन्फिनिट ब्लॉक्स भी ले तो भी अपन वो कर लेंगे, इन्फिनिट का इसके बाद करते हैं अपन, ठीक है। ये m2 है और ये m3 है। अगर ये हमें ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि ये तीनों सेम एक्सेलरेशन से, अगर मैंने f0 फोर्स लगाई, सब सेम एक्सेलरेशन से चले गए ना, सबका एक्सेलरेशन आगे तरफ a0 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ना एक पूरा मास मान लेता हूँ, ऐसे मैं मान लेता हूँ, देखो ऐसे पड़ा हुआ है एक मास, जिसका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 है, और इस पर f फोर्स लगाई है ना, f0 फोर्स, और ये आगे a0 से जा रहा है, तो a0 की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं डायरेक्टली, f0 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंबाइंड मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंबाइंड मास तभी लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा सकते, अगर अलग अलग एक्सेलरेशन है तो यू कैन नॉट अप्लाई कंबाइंड मास मेथड, ओके। चलो अब हम कुछ इन्फिनिट ब्लॉक्स का देखते हैं एक बार, ठीक है। इन्फिनिट पुली भी करेगी, इन्फिनिट ब्लॉक्स भी करेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, ठीक है। इन्फिनिट ब्लॉक्स, ठीक है। मैं इसमें पहले बता दूँ, इस पर GP आएगी, GP, तो GP का इन्फिनिट सम क्या होता है, a बाय 1 माइनस r, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड r इज़ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में बता दूँ, देखो कैसे आएगा, अगर ये 2 है, ऐसे अगर GP है 2 4 8 16 32, है ना, तो देख सकते हो सब में 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 2, बस ऐसे ही देखना, ठीक है, बस यही सब चीज़ें, ठीक है। चलो देखना जरा,
ठीक है, यू हैव अ ब्लॉक हेयर, यू हैव अ ब्लॉक हेयर, ठीक है, ऐसे पड़े हुए, देखो ऐसे पड़े हुए, एम इसका मास है एम, अपना ब्लॉक है भैया, इसका मास है एम, ठीक है, m/2, m/4, ऐसे ऐसे से इन्फिनिट तक पड़ा हुआ है, m/8 देन m/16 ना। और यहाँ पे हमने F0 फोर्स लगाई। अब तुमसे पूछेगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फर्स्ट पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट पूछेगा फाइंड नेट फोर्स ऑन m/4 ब्लॉक, ठीक है। और इसमें हिंट है कि यार तुम्हें पता है कि यार एफ नेट जो होता है वो बराबर होता है m/a के, ठीक है, एफ नेट बराबर होता है, मैंने शायद ये टॉपिक छोड़ दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई नहीं, इसको अभी समझ लेंगे, ठीक है, इसको अभी समझ लें, शायद बातों बातों में निकल गया मेरे से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, देखना कैसे दिखेगा इसका सॉल्यूशन, देखना। हमें पता है कि यार ये सब सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, सब इन्फिनिट ब्लॉक्स सब सेम एक्सेलरेशन जाएंगे। कंडीशन ये है कि यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ए को F0 बाय टोटल मास क्या आएगा, m प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस m/8, ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक, है ना। अब देखो मैं इसको एक बार बाहर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, m प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस m/8, ऐसी इन्फिनिट टर्म्स तक, है ना। m कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, सबसे क्या आ रहा है 1 प्लस 1/2 इन्फिनिट टर्म्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a क्या है, a 1 है, 1 माइनस r क्या है, देखो सब में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इसका क्या आ गई वैल्यू 2, ठीक है, और ये क्या आ गई बाहर मल्टीप्लाई तो 2m आ गई इस पूरे की वैल्यू। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू F0/2m, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का देखिए फाइंड नेट फोर्स ऑन m/4 ब्लॉक, ठीक है। अब देखो यार एक्चुअली में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि एफ नेट होता है m इक्वल्स टू a के बराबर, ठीक है, नॉट m f, ठीक है। जैसे देखो क्या होता है, देखो तुम्हें पता है कि यार अगर ये ब्लॉक पड़ा है और इस पर मल्टीपल फोर्सेस लगाऊंगे, जैसे 10 न्यूटन की यहाँ पे लगाई, 100 न्यूटन की यहाँ पे लगाई, 200 न्यूटन की यहाँ पे लगाई, ठीक है, और इसका मास 5 किलोग्राम है, तो एफ नेट मैंने क्यों कहा है देखना। अब तुम ऐसे थोड़ी करते हो कि 10 न्यूटन की, अगर एफ इक्वल्स टू एम होना चाहिए तो क्या होता, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, मास है 5 किलोग्राम का, तो एक्सेलरेशन तो कितना आना चाहिए, एक्सेलरेशन 2 आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, फोर्सेस को ऐड करते हैं, नेट फोर्स देखते हैं कि नेटली कितना जा रहा होगा और नेट में कितनी फोर्स लग रही होगी, सब फोर्स को ऐड करने के बाद कैसे होगी। यहाँ पे टोटल 110 है, यहाँ पे 200 है, कितने हुए 90, यहाँ की तरफ 90 है ना, तो एक्सेलरेशन कितना है 90/5, 90/5 विच इज़ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आना है, इसलिए हम नेट फोर्स करते हैं, ठीक है। अब कहीं भी नेट फोर्स पूछे तो तुम डायरेक्टली m/a कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं, देखना ज़रा। चलो लेट्स गो टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं देखना, नेट फोर्स ऑन m/4 ब्लॉक, मैंने क्या बताया, एफ नेट इक्वल्स टू m/a, ठीक है। तुमसे नेट फोर्स पूछा है तो क्या करो, m/4 तो इसका मास है और a हमने निकाल लिया, क्या आ रहा है F0/2m, ठीक है। तो क्या आ रहा है एक्चुअली एफ नेट F0/8, ठीक है। अब कभी भी तुमसे नेट फोर्स पूछे तुम निकाल लोगे ना, ठीक। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। बस एक दो सवाल और है, फिर अपन सेशन एंड करते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, देख लेना ज़रा, ये तो मैं SBT में मिल जाएगा ऐसे सवाल, ठीक है। एक सर्कल है हम पे, ठीक है, एक सर्कल है जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। और ये ना क्या है कुछ ऐसा, देखो ऐसा मैंने क्या किया, मैंने ना इसका 1/4 पार्ट को मैंने कहा कि तुम इसको देखो, ये ना एक क्या है, ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे टेबल के ऊपर कॉपी पड़ी रहती है और इसको तुम ऊपर से देखो तो तुम्हें पता है टेबल के अंदर कॉपी की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और नॉर्मल फोर्स टेबल के बाहर लग रही है, स्क्रीन के बाहर।
और स्क्रीन के अंदर, है ना। तो हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, ये टेबल को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटी मत कहना कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है। और इसको हम घसीट रहे हैं F0 फोर्स से यहाँ पे। तुम्हें बताना है इस शेडेड रीजन पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तुम्हें बताना है इस शेडेड रीजन पे फाइंड नेट फोर्स ऑन द शेडेड रीजन, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द शेडेड रीजन, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं प्रक्रिया अपनी, है ना, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे तो इन्फिनाइट फोर्सेस लग रही होगी, ठीक है। तो तुम ऐसे दिमाग नहीं लगाओगे। तुम्हें क्या पता है कि तुम इस पूरे का तुम्हें पता है कि यार ये भी साथ में एक्सेलरेट कर रहा होगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ, पूरे सर्कल के साथ, है ना। इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। क्या किसकी वैल्यू होगी, अगर इसका मास m और F0 फोर्स लगा रहे तो इस पूरे सर्कल का जो एक्सेलरेशन होगा वो F0/m के बराबर होगा। तुमसे पूछा नेट फोर्स ऑन दिस वाला, तो क्या करोगे, तुम्हें पता है F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए करोगे, m इंटू ए पता है तुम्हें, सबका ए सेम है तो इसका भी ए सेम होगा। और इसका मास क्या है, ये अगर पूरा मास m है तो ये m/4 होगा ना। तो F नेट की वैल्यू आ गई m/4 इंटू F0/m। F नेट की जो वैल्यू आ रही है वो F0/4 आ रही है। ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। काफ़ी बेसिक सवाल था, ठीक है। इसके अगले टाइप पे चलते, थोड़ा एडवांस लेवल हो गया वो, ठीक है। देख रहा, ठीक है। हमने क्या किया, अब यहाँ पे ना थोड़ा लीनियर मास डेंसिटी और एरियल मास डेंसिटी का काम आएगा। देखो अगेन ये एक सर्कल ऑफ m रेडियस, m मास एंड r रेडियस, ठीक है, ठीक है। देखना, और ना क्या है, तुम्हें बीच से ये दे रखा है ऐसे r रेडियस ना, और तुम्हें ना किसी कहीं भी सर्कल दे देगा ऐसे, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इसने सर्कल दे दिया और इसका रेडियस छोटा r बोल दिया, ऐसे छोटा r, ऐसे इसका बड़ा r, बड़े वाले सर्कल का बड़ा r और इसका छोटा r, ठीक है। और तुम्हें एक चीज़ ज़रूरत से बोल दे कि सर्कल इज़ यूनिफॉर्म, सर्कल इज़ यूनिफॉर्म, मतलब सर्कल तुम्हारा यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। अब ये कहेगा कि अगर इसको मैंने F0 से अगेन खींचा, ठीक है, अब पूछेगा फाइंड F नेट ऑन स्मॉल सर्कल, ठीक है। अब तुम थोड़ा सोचोगे कि यार ठीक है, F नेट का क्या फॉर्मूला होता है, अप्रोच कैसे करोगे देखना ज़रा, मैं बताता हूँ। F नेट का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो इसका एक्सेलरेशन तुम कंबाइन निकाल सकते हो, सबका एक्सेलरेशन सेम हो तो इस सर्कल का भी एक्सेलरेशन सेम हो, क्या होगा F0/m के बराबर। दिक्कत आ रही है मास कैसे निकाले इसका, मास कैसे निकाले। अब मास निकालने के लिए तुम क्वेश्चन को वापस पढ़ो, इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या कुछ दे रखा है एक्स्ट्रा। तुम यहाँ पे देखो कि सर्कल इज यूनिफॉर्म दे रखा है, अब बस इसी में आंसर छुपा है। अगर सर्कल यूनिफॉर्म है तो तुम्हें पता है एरियल मास डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हर जगह एरियल मास डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सर्कल की एरियल मास डेंसिटी सिग्मा ऑफ सर्कल शुड बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ छोटू वाला सर्कल, इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, टोटल मास बाय एरिया, एरिया क्या है टोटल सर्कल पाए बड़ा वाला r स्क्वायर। इसका क्या हुआ, छोटू मास जो निकालना है और इसका रेडियस गिवन है हमें पाए और छोटू r स्क्वायर, क्या होगा बड़ा m इंटू छोटू r स्क्वायर बाय बड़ा r स्क्वायर इज योर मास। आ गया, बस आ गया आंसर, F0/m इंटू m कैपिटल M r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये है आंसर, ठीक है। तो आंसर आ गया F नेट का इक्वल्स टू F0 इंटू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो यही था आज का अपना लेक्चर, ठीक है। आज मैं नॉर्मल फोर्स पे एक DPP अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। किसी को देखना हो तो देख लेना टेलीग्राम चैनल पे, मैं DPPs अपलोड कर दूंगा इसकी नॉर्मल फोर्स की। DPP आपका होमवर्क है, DPP ऑन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इसको ज़रूरत से पूरा करके आना, ठीक, DPP ऑन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अपन कल मिलते हैं न्यू फोर्स के साथ, ठीक है। तो चलो बाय बाय।